हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर के सॉल्यूशन की बात करें। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल 2015 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करें, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, SET के माध्यम से कह सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपनी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। 2015 के पेपर के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप है, कह सकते हैं जीव विज्ञान के ग्रुप के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें इसके मार्क्स की तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। और साथ ही साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता सेंट्रल हिंदू स्कूल में। और साथ ही साथ मेरी कुछ प्रीमियम कोर्सेस और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप 2015 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करें। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह सकते हैं केमिस्ट्री से पूछा गया। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। इसमें बोला जा रहा है कि क्या होता है जब आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे पर डाला जाता है तो उसमें क्या होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं रिएक्शन। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl की बात कर रहा है और Fe की बात कर रहा है। तो Fe प्लस 2HCl हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, FeCl2 बन जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2 जो रहेगा वो आप देखते हैं, कह सकते हैं। तो Fe प्लस 2HCl जो होता है रिएक्ट करने के बाद FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड पैदा करता है, ये आपका करेक्ट है इसके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कह सकते हैं POP इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो हम लोगों के घर में बेसिकली यूज किया जाता है डिजाइंस वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि फैन की सीलिंग जो होती है, जी हाँ, फैन जहाँ पे कह सकते हैं कि घर में आपके टांगा जाता है वहाँ पे आपके सीलिंग में कह सकते हैं कि अलग अलग डिजाइंस होती हैं, तो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 × ½ H2O होता है, कह सकते हैं, जो आपका कह सकते हैं कि जिप्सन से प्राप्त होता है। और आपका जिप्सन का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिप्सन और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका फॉर्मूला पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंपाउंड इज। निम्नलिखित यौगिकों में से किसी एक का विलयन विद्युत प्रभावित नहीं करता, वह कौन सा यौगिक है। पहला इसमें आपका NaCl, नेक्स्ट इसमें आपका CCl4, MgCl2 और लास्ट इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो कह सकते हैं कि जो आपका CCl4 होता है इसमें आपका कह सकते हैं कि आपका विद्युत प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो आपका कार्बन है कह सकते हैं नॉन मेटल है। नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। जी हाँ, एलोट्रॉप्स कार्बन का नहीं है। पहला इसमें आपका डायमंड, नेक्स्ट इसमें आपका ग्रेफाइट, थर्ड वन है इसमें आपका क्यूमीन और लास्ट इसमें आपका बकमिनिस्टर फ्लोरीन। इसको हम लोग बकी बॉल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग को आपका कार्बन 60 होता है। जी हाँ, आपकी कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बॉन्ड बनाने की क्षमता आप तो जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा कैटेनेशन क्षमता आपका कार्बन रखता है। उसी की प्रवृत्ति के कारण आपका C60 बना देता है, जिसको हम लोग बकी बॉल्स भी बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका जो एलोट्रॉप्स की बात करें तो आपका क्यूमीन जो है आपका कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें तीसरा आपका करेक्ट कह सकते हैं, जो आपका एलोट्रॉप कार्बन का नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूएल यूजली बर्न विथ ब्लू फ्लेम। कौन सा ऐसा ईंधन है जो आपका प्रायः नीली लौ के साथ जलता है। कोल, LPG, कैंडल वैक्स, केरोसिन। तो
तो जो आपका एलपीजी होता है, जैसे कि हम लोग गैस का जो यूज करते हैं सिलेंडर का, एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की यूज करते हैं, उसमें आपकी जो उसकी फ्लेम होती है नीली कलर की होती है, कह सकते हैं नीला होता है, ब्लू होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 6 नंबर, when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 degrees centigrade, it get converted into ethene. In this reaction concentrated sulfuric acid act as, आपका कह सकते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह का कह सकते हैं बिहेव करता है इस रिएक्शन में। तो पहले हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एथेनॉल जो है तो C2H5OH, ठीक है, ये आपका रिएक्ट करता है, कह सकते हैं किससे, कौन, आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपको बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O को वाटर। तो कह सकते हैं कि यह जो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जी हाँ, आपका निर्जलीकरण की तरह वर्क करता है और पानी को कह सकते हैं कि आपको बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 7th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ, मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण जो है आवर्त सारणी में रखा गया। पहला इसमें आपका डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और लास्ट इसमें आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो कह सकते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखा गया है। अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसको आपको कैटेगराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट इसमें आपका 8th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम आर 11, 12, 19 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रेडियस, किसका आपका जो होगा परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगा। तो इसमें आपका जो पोटेशियम का कह सकते हैं इसकी परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको काफ़ी डिटेल में पीरियोडिक टेबल के एनालिसिस करने आना चाहिए और कैसे कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में या पीरियड में लेफ्ट टू राइट या कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती है, किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर, इससे आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कन्फर्म में आपके 2 to 3 मार्क्स के कह सकते हैं कि क्वेश्चन कंफर्म है। नेक्स्ट इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर, निम्नलिखित में से क्लोरीन से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, तो कौन सा आपका कह सकते हैं। तो हम लोग रिएक्शन करा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं रिएक्शन कराता हूँ आपका CaOH का होल ट्वाइस से क्लोरीन का Cl2 से, तो यहाँ पे आपका CaOCl2 हो जाएगा। जी हाँ, आपका CaOCl2 हो जाएगा प्लस आपका H2 जो है वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, आई थिंक आपको विजुअल हो पा रहा होगा। CaOH का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर और वाटर रिलीज करता है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट न्यूट्रल, कौन सा इसमें से ऑक्साइड जो आपका न्यूट्रल नहीं है। इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, आपका इसमें आपका N2O है, Na2O है कह सकते हैं। तो जो आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है आपका Na2 होता है, ध्यान में रखिएगा। यह तीनों आपका कह सकते हैं कि उदासीन ऑक्साइड होता है। जी हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है CO, N2O, H2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड की तरह कंसीडर किया जाता है। Na2O जो होता है आपका सुपर ऑक्साइड है, तो ये आपका उदासीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें आपका 11th नंबर कह सकते हैं कि जो पेपर है आपका बच्चा है इसी पे रफ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम किया हुआ है कह सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप कंसीडर कर लीजिएगा। द pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 3, ठीक है। pH आपके किसी घोल का जो है आपका 3 दिया गया है। इसमें फिर बोला जा रहा है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर विल बी, आपको मोल्स पर लीटर में आपकी सांद्रता क्या होगी। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे बेसिकली क्वेश्चन को करना है इसको।
कह सकते हैं कि इसकी आपकी pH वैल्यू 3 दी गई है सॉल्यूशन की। तो आप लोग जानते हैं कि दोनों का जो आपका मिला के कह सकते हैं एसिडिक और बेसिक को मिला के आपका टोटल 14 होता है। तो 14 में से 3 को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ गया 11 आ गया। सिंपल था, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। 11 आ गया। 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -11 को हम लोग 10 × 10 की पावर -12 लिख सकते हैं, क्योंकि कि ये बेसिकली लिखा गया 10 की पावर -11 है लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको विच प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज अलोंग अ पीरियड में कह सकते हैं कि कौन सा आपका गुण जो है घटता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी पीरियड में आपका जो प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक रेडियाई की, जी हाँ परमाणु त्रिज्या की, वो आपका डिक्रीज करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 13th नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका क्वेश्चन कह सकते हैं कि रिपीट किया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे फाइंड करना है इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग वीडियोस मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी H2Cl2 जो आपका HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे आपका चेंज हो जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 14th नंबर द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हेक्सेन C6H14 इज। इसमें से बोला जा रहा है कि हेक्सेन में श्रृंखला समन्वयों की संख्या कितनी होगी। तो आइसोमर्स की बात की जा रही है, तो ये बेसिकली 11th का कोर्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि डीपली पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को। तो जो आपका आइसोमर्स कह सकते हैं या टोटल आपके 5 आइसोमर्स कह सकते हैं फॉर्म करता है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 15th नंबर ए 31% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड का जो 31% होता है जली विलेन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड इन। कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर आपका कह सकते हैं आपका 20 दिया गया है, तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ आपको जगह मिलेगी। तो ये आपका कैल्शियम है, बेसिकली कैल्शियम का जो पीरियड नंबर होता है आपका 4th पीरियड में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका बोला जा रहा है 17th नंबर, यह भी बेसिकली क्वेश्चन रिपीट ही किया गया है। तो इसको इस सारे क्वेश्चन को कह सकते हैं जो स्टार कर रहा हूँ उसको आपको विशेष कह सकते हैं कि ध्यान दे के पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट वन बोला जा रहा है इसमें कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको प्रयुक्त की जाती है। पहला इसमें आपका हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट इसमें आपका ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इसमें आपका हाइड्रोजनेशन और लास्ट वन इसमें आपका ओजोनोलिसिस। तो जो कह सकते हैं कि इसमें आपका एडिशन रिएक्शन करते हैं, जी हाँ एडिशन रिएक्शन होता है, जो आपका हाइड्रोजनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 18th नंबर इसमें बोला जा रहा है, यह क्वेश्चन बेसिकली कह सकते हैं कि इससे पहले वाले में आई थिंक आपका फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया 1 से लेकर 10 के बीच में ही पूछा गया था, तो उसमें आपको बताना था, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। एथेनॉल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है ये आपको बताना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 से है, तो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे लिखा गया है कि आपका इथीन फॉर्म करता है। तो आपका इथीन फॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। मैंने बना के भी दिखाया था वहाँ पे आपका रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एमॉर्फेटिक ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है जो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें आपका ZnS है जिंक, जो आपका कह सकते हैं कि उभयधर्मी है। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं जो आपका कह सकते हैं उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 20 नंबर द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। फर्स्ट वन इसमें आपका आयरन, नेक्स्ट इसमें आपका कॉपर, थर्ड वन इसमें आपका एल्युमिनियम और लास्ट वन इसमें आपका मरकरी। तो जो एल्युमिनियम होती है कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आपके अर्थ क्रस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है।
इसमें आपका 21 सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ सोल्डर मिश्र धातु। सोल्डर जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं, जी हाँ, आपका किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डिंग आयरन का यूज करते हैं। तो जो हम लोग सोल्डर यूज करते हैं वो कौन से एलॉय से मिल के बना होता है? पहला इसमें आपका SN एंड PB, नेक्स्ट इसमें आपका CU एंड SN, थर्ड वन है इसमें आपका CU एंड ZN, और लास्ट इसमें आपका CU एंड AL। तो जो सोल्डर होता है वो आपका एलॉय होता है SN और PB का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 22 इन द गिवन रिएक्शन MnO2 + 4HCl इक्वल टू MnCl2 + Cl2 + 2H2O। तो आपका दिया गया जो अभिक्रिया है कह सकते हो, उसमें आपका MnO2 किस तरीके से बिहेव कर रहा है? तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जी हाँ, आपका MnO2 जो है ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं 23 नंबर, यह भी आपका क्वेश्चन कह सकते हैं कि रिपीट किया गया। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू। ब्लीचिंग एक्शन जो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का किस रीजन के कारण होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ सब्स्टिट्यूशन और रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि जो आपका ब्लीचिंग एक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो आपका रिडक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 24th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2। तो पहले हम लोग 1 मोल का निकाल लेते हैं कि आपका कितना मास होता है। CO2 की बात की जा रही है तो कार्बन आपका 12 होता है और ऑक्सीजन आपका 2 है, तो 16 2 जा कह सकते हैं कि 32 हो गया। तो ये आपका टोटल 44 आ गया। जी हाँ, 44 आ गया कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल आपको 42 आ गया, 2 मोल पूछा है तो आपका 88 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला वाला इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 25 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का कौन सा घटता हुआ क्रम है? इसमें आपका पहला कैल्शियम ग्रेटर है Zn से, Zn ग्रेटर है कह सकते हैं Pb से, और Pb ग्रेटर है Cu से। तो जब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो रासायनिक सीरीज पढ़ेंगे या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आप चीज़ों को पाएंगे कि जो कैल्शियम होता है सबसे ऊपर होता है कंपेयर टू आपका जिंक ऊपर होता है Pb से, और Pb आपको ऊपर होता है Cu से। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 26 नंबर, क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पहला है इसमें आपका बैक्टीरियोफेज, नेक्स्ट इसमें आपका अमीबा, थर्ड वन है इसमें आपका फ्रॉग, और लास्ट वन है इसमें आपका मैंगो। तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है आपका पर्ल हरिम भी बोलते हैं, जो आपके ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। तो आपका मैंगो जो होता है ट्री होता है जो आपका हरे कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका इसके लिए आपको कॉमन सेंस का यूज करना था बेसिकली। नेक्स्ट इसमें आपका 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट एनर्जी फूड। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत ऊर्जा देने वाला आहार है? फर्स्ट वन इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट इसमें आपका प्रोटीन, नेक्स्ट है इसमें आपका विटामिन, और लास्ट इसमें आपका ग्लूकोज। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि वीडियोस दिया हुआ है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो बेसिकली हम लोग जो कार्ब्स होता है उसको हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो बनाना जो आपका इंस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 28 टेम्परेचर रेंज फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इज। दुग्ध निर्मित उत्पादों को संरक्षित करने का तापक्रम का सीमा क्या है? तो अगर हम बात करें तो 2 डिग्री से 4 डिग्री है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपका 29, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह आपका फर्स्ट वन है इसमें आपका सेल्डन और स्वान, नेक्स्ट इसमें आपका रॉबर्ट हुक, थर्ड वन है इसमें आपका लीवेनहॉक, और लास्ट इसमें आपका लुइस पास्चर। तो जो आपका कह सकते हैं कि सेल थ्योरी वो आपका प्रपोज किया गया सेल्डन और स्वान के द्वारा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना मस्ट है। और साथ ही साथ क्लास 9th और क्लास 10th के NCERT को भी आपको रेफर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका चैनल के रिगार्डिंग कह सकते हैं कोई भी सजेशन है, फीडबैक है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें आपका 30 नंबर, इन ह्यूमन फीमेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर। स्त्री में लिंग गुणधर्म कौन से होते हैं कह रहा है इसमें? EX,
वाई वाई, एक्स वाई और लास्ट वन एक्स एक्स। तो कह सकते हैं कि जो आपके फीमेल होते हैं उसमें आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं डबल एक्स होते हैं, जी हाँ एक्स एक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 31, विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? फर्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वन लाइसोसोम, थर्ड वन राइबोसोम और लास्ट वन इसमें आपका गोल्गी बॉडी। तो जो आपका सुसाइड बैग है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 32 है, कह सकते हैं पाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, देवदार किसका उदाहरण है? जो आपका पाइन से किसका उदाहरण है? फर्स्ट वन इसमें आपका ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट वन इसमें आपका टेरिडोफाइटा, थर्ड वन इसमें आपका एंजियोस्पर्म और लास्ट वन इसमें आपका जिम्नोस्पर्म। अगर हम पिंस की बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं फोर्थ आपका करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है इसमें आपका 33, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल कह सकते हैं कि आपका किसमें पाया जाता है? जो आपकी कोशिका भित्ति होती है। फर्स्ट वन वायरस, नेक्स्ट वन इसमें आपका न्यूक्लियस, थर्ड वन इसमें आपका एनिमल सेल और लास्ट वन इसमें आपका प्लांट सेल। तो कह सकते हैं कि सेल वॉल जो होता है आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपका 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जीवधारियों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? फर्स्ट वन इसमें आपका ग्रोथ, ग्रोथ तो कह सकते हैं कि प्लांट्स भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन इसमें आपका प्रोटोप्लाज्म और लास्ट वन इसमें आपका मूवमेंट्स। तो कह सकते हैं कि अगर हम बात करें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लक्षण है, कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य। जी हाँ, आपका जीव द्रव्य कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 35 है, कह सकते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, रीजन ये कि मैक्सिमम बच्चे इसमें आपका गलत करके आते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 35, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल बट नॉट प्लांट्स। इसमें से कौन सा आपका जो लक्षण है कह सकते हैं जंतु का है लेकिन आपका पादप का नहीं है? फर्स्ट वन है इसमें आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, नेक्स्ट वन इसमें आपका सेंसिटिविटी, थर्ड वन इसमें आपका ग्रोथ और लास्ट वन इसमें आपका रिप्रोडक्शन। तो कह सकते हैं कि पहला जो है आपका उत्सर्जन तंत्र है, नेक्स्ट इसमें आपका संवेदनशीलता, थर्ड वन आपका वृद्धि और लास्ट वन इसमें आपका प्रजनन है। तो कह सकते हैं कि मोस्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके एनिमल में होते हैं बट प्लांट्स में नहीं होते, वो आपके होते हैं सेंसिटिविटी। जी हाँ, संवेदनाशीलता जो होते हैं आपके प्लांट्स में नहीं होते, जो आपके एनिमल में होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 36 से द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट सीन एट। गुणसूत्र की संरचना किस चरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? पहला इसमें आपका प्रोफेज, नेक्स्ट इसमें आपका मेटाफेज, थर्ड वन इसमें आपकी इनाफेज और लास्ट वन इसमें आपका टेलोफेज। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की तो यह आपका सबसे बेहतर और स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है मेटाफेज में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 37, अ ट्रू फ्रूट इज। एक वास्तविक फल क्या है? पहला इसमें आपका अ डेवलप्ड ओवरी, सेकेंड वन अ डेवलप्ड ओवेल, थर्ड वन इसमें आपका अ डेवलप्ड न्यूक्लियस और लास्ट वन अ डेवलप्ड आपका थाइलमस। तो पहला इसमें बोला जा रहा है कि वास्तविक फल क्या है? विकसित ओवरी, नेक्स्ट वन इसमें आपका विकसित ओव्यूल, थर्ड वन इसमें आपका विकसित न्यूक्लियस और लास्ट वन इसमें आपका विकसित थैलेमस। तो अगर हम ट्रू फ्रूट की बात करें तो आपका विकसित ओवरी को ही हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। तो पहला इसमें आपका डेवलप्ड ओवरी। नेक्स्ट इसमें आपका 38, इसमें बोला जा रहा है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके मेंडल को कह सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आप सिंपल से इसको शॉर्ट नोट्स में कह सकते हैं, बना के इसको आप याद कर लीजिए कि किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं, उसके रिगार्डिंग में कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपका 39, फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट प्रोसेस। प्रकाश रासायनिक कोहरे में नहीं पाया जाता। ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैन
और लास्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक कोयले में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 आपका फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट पोसेस। कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक कोयले में नहीं पाया जाता आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पायरिल्ला परफुसिला इज, पायरिल्ला परफुसिला है क्या है? फर्स्ट वन इसमें आपका पेस्ट ऑफ कॉटन, नेक्स्ट इसमें आपका पेस्ट ऑफ शुगर केन, थर्ड वन इसमें आपका पेस्ट ऑफ पडी और लास्ट वन पेस्ट ऑफ एनिमल। बोला जा रहा है कि कपास का पीड़क, गन्ने का पीड़क, धान का पीड़क और जंतुओं का पीड़क। तो कह सकते हैं कि पायरिल्ला परफुसिला जो होता है आपका पेस्ट ऑफ शुगर केन होता है। इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि सर्च कर लेंगे, डिटेल में आपको मिल जाएगा गूगल पे। नेक्स्ट इसमें आपका 41 ऑफ द फॉलोइंग विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। बोला जा रहा है कि जो आपका रक्त का तकीकरण होता है वह किस विटामिन के कारण होता है? कह सकते हैं कि कौन सा विटामिन उसके लिए जिम्मेदार होता है? पहला इसमें आपका विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और लास्ट वन आपका विटामिन के। कह सकते हैं कि जो ब्लड का आपका थक्का जमता है, कोगुलेशन होता है, वो आपका विटामिन के कारण होता है। इसी की कमी से आपका अनीमिया रोग होता है। उसमें यह होता है कि अगर आपको चोट कह सकते हैं कि लग जाता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें आपका कह सकते हैं कि खून जो होता है वो आपका रुकता नहीं है। इस केस में हैं कि जो आपका ब्लड कोगुलेशन होता है, रक्त थक्कीकरण होता है, वो आपका विटामिन के कारण होता है। इसमें आपका 42 जापानीज एनसीफेटाइलिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो आपकी कह सकते हैं कि जापानीज एनसीफेटाइलिस है वो किसके द्वारा फैलती है? फर्स्ट वन इसमें आपका हाउस फ्लाई, नेक्स्ट वन इसमें आपका सी कह सकते हैं फ्लाई, नेक्स्ट वन इसमें आपका सैंड फ्लाई और लास्ट वन इसमें आपका मॉस्किटो। कह सकते हैं कि यह आपका मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 43 है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, फर्स्ट वन ग्रीन प्लांट्स एंड सल्फर बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरियाज, थर्ड वन बैक्टीरिया एंड वायरस और लास्ट वन बैक्टीरिया एंड फंगी। तो कह सकते हैं कि 100 जीव आपका शामिल है, हरे पौधे और सल्फर बैक्टीरिया, हरे पौधे और सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस और लास्ट वन बैक्टीरिया और फुद्दी। तो कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफी ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आपके हरे प्लांट्स और साथ ही साथ जो सल्फर बैक्टीरिया हो उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 44 है। द लार्जेस्ट लिविंग सेल्स इज, सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। फर्स्ट वन इसमें आपका मसल सेल, नेक्स्ट वन इसमें आपका नर्व सेल, सब कटनीसियस सेल और लास्ट वन है कह सकते हैं एब्डीमर्ल सेल। तो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो आपके लिविंग सेल हैं वह आपके नर्व सेल होती है। जी हाँ, नर्व सेल होती हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 45 लॉस ऑफ अपर फर्टाइल सॉइल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह के क्षरण को क्या करते हैं? तो इसको हम लोग सॉइल इरोशन बोलते हैं या कह सकते हैं कि मृदा अपरदन बोलते हैं। इस प्रोसेस में यह होता है कि जैसे आपकी बाढ़ आते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आपका जो भूमि का ऊपरी सतह रहता है, जी हाँ, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि फसल उगाते हैं, उसका अपरदन हो जाता है, कटाव हो जाता है। जो आपके पानी कह सकते हैं आते हैं वो आपकी काट देते हैं ऊपरी, ज़्यादा अगर बहाव आपका वाटर में रहता है तो ये ऐसा पॉसिबल होता है। तो उसमें आपका सॉइल इरोजन होता है। उसमें कह सकते हैं कि मृदा अपरदन के कारण आपका जो ऊपरी आपका फर्टाइल सॉइल है वह उसका लॉस होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपको 46 से द रिपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी फास्टेड बाय द ट्रीटमेंट विथ, किसके प्रयोग से फलों के पकाने को तीव्र किया जा सकता है? पहला इसमें ही आपका जेब्रेलिक एसिड, नेक्स्ट वन है इसमें आपका इंडोल एसिटिक एसिड, थर्ड वन इसमें आपका एथिलीन और लास्ट वन इसमें आपका फ्लोरोजन। तो कह सकते हैं कि रिपनिंग ऑफ फ्रूट जो होता है, फलों को जो आपके कच्चे फल रहते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं पका देते हैं, या कह सकते हैं कि जो मार्केट में आपके फल वाले रहते हैं वह आपका ऐसा करते हैं स्टोरेज के टाइम। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो आपके मैंगोस होते हैं वह बेसिकली आपके पकाए जाते हैं। जी हाँ, बोला जाता है आपको घरेलू भाषा में कि हम लोग कार्बाइड का यूज करके मैंगो को पकाते हैं। तो आपका कार्बाइड कुछ भी नहीं होता, वह आपका कार्बाइड का कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उसी को आपका एथिलीन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है CaC2 होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करने के बाद एथिलीन आपका प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड इसमें आपका करेक्ट है।
वन इसमें आपका 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम है। पहला है इसमें आपका लिम्ब, नेक्स्ट इसमें आपका सीरम, थर्ड वन इसमें आपका ब्लड और लास्ट वन इसमें आपका प्लाज्मा। तो कह सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, जी हाँ, हम लोग जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वह आपका पूरे बॉडी में फ्लो किया जाता है, वो आपका ब्लड के थ्रू होता है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो प्रोसेस होती हैं। आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 48, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन, इंसुलिन की कमी का परिणाम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो आपके इंसुलिन की कमी के कारण आपका डायबिटीज बढ़ जाता है। जी हाँ, मधुमेह का कह सकते हैं कि खतरा होता है, उसके कारण आपकी बीपी भी बढ़ जाती है। तो आपका लास्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 49, द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स इज, गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। पहला इसमें आपका जीन, नेक्स्ट इसमें आपका क्रोमोमियर और थर्ड वन इसमें आपका क्रोमोटाइड और लास्ट वन इसमें आपका हिस्टोन। तो कह सकते हैं कि जो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है आपकी क्रोमोसोम की, वो आपकी जीन होती है। जी हाँ, आपके टोटल कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 50 और लास्ट कह सकते हैं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट वन इसमें आपका फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर बेस और नेक्स्ट वन इसमें आपका फास्फेट, राइबोस, शुगर और बेस, थर्ड वन इसमें आपका ओनली डीऑक्सीराइबोस शुगर और लास्ट वन इसमें आपका फास्फेट और बेसिस। तो कह सकते हैं कि जो आपकी डीएनए होती है वो आपकी फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर और लास्ट वन बेस से मिल के बना होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। वन इसमें आपका 51 है, कह सकते हैं आपका फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट हो गया, भौतिक विज्ञान, और इससे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो इसमें आपका 51 नंबर है, इफ बोथ द मासेस एंड रेडियस ऑफ अर्थ each decrease by 50% the acceleration due to gravity would be। इसमें बोला जा रहा है कि यदि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है और त्रिज्या दोनों आपका 50% कम हो जाए तो आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण में क्या आपका चेंजेस मिलेगा। फर्स्ट वन आपका सामान्य रहेगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट वन इसमें आपका डिक्रीज बाय 50%, डिक्रीज बाई 100% और लास्ट वन इंक्रीज बाई 100%। ये आपका हिंदी में कह सकते हैं ऑप्शन लिखा गया है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह सकते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मास और रेडियस जो होता है ये दोनों आपका डिक्रीज कर जाता है 50%। जी हाँ, कह सकते हैं कि मास और आपका रेडियस दोनों डिक्रीज करता रहा, 51 नंबर है कह सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर होता है। तो आपका बोला जा रहा है कि इसमें आपका मास और रेडियस दोनों आपका आधा हो जा रहा है, 50% हो जा रहा है। तो m बराबर कह सकते हैं कि आपका m/2 हो जा रहा है और r बराबर भी r/2 हो जा रहा है। ये आपका कंडीशन कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आपका अगर हम लोग जी डैश निकालना हो तो यहाँ से होगा g और m/2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे m लिख लीजिए। अगर हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कह सकते हैं ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 2g अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इक्वल टू कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं g होता है, तो यहाँ से आपका 2g हो गया। तो कह सकते हैं g डैश इक्वल टू 2g हो गया, डबल हो गया कह सकते हैं। अब इसको हम लोग निकालना है कि एक्सीलरेशन आपका कितना % कह सकते हैं कि घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग आपका इसका g निकाल देते हैं। g इक्वल टू हो जाएगा आपका कह सकते हैं g डैश माइनस g अपॉन में g इंटू में आपका 100% कह सकते हैं। आपको फॉर्मूला भी होता है, तो यहाँ से आपका g डैश बराबर 2g माइनस g अपॉन में g इंटू में 100। तो कह सकते हैं कि g से g कैंसिल हो जाएगा, g/g इंटू में 100 आ गया %। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि 100% आपका हो जाएगा, जो आपका डिक्रीज करेगा कह सकते हैं। तो हम लोगों ने आपका कह सकते हैं कि फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि 100% आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं थर्ड वाला आपका करेक्ट है। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जा रही थी, तो कह सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू पूछी जा रही थी बेसिकली। नेक्स्ट वन इसमें आपका 52 है, कह सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम चार्ज फॉर मास रेशियो, निम्नलिखित में से किसका आवेश
अपॉन में द्रव्यमान अनुपात सबसे अधिकतम होता है। पहला इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वन इसमें आपका प्रोटॉन, थर्ड वन इसमें आपका न्यूट्रॉन और लास्ट वन कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका चार्ज आप अपॉन में मास कह सकते हैं Q बाई एम रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 53 है, कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, पहला इसमें आपका 0, नेक्स्ट वन इसमें आपका हाई, थर्ड वन इसमें आपका इनफाइनाइट और लास्ट वन इसमें आपका लो। तो कह सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है तो आपका इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट की बात की जा रही है कि दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्ट करंट की डीसी की वो आपकी 0 हर्ट्ज होती है, जी है। और एसी की अगर हम बात करें इंडिया की तो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। और अगर हम लोग विदेशों की बात करें तो आपका लाइज करता है 60 हर्ट्ज तक लाइज करता है। वहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं जो आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 55 द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ वॉयलेट कलर टू अ रेड कलर इज। आपका रेंज पूछा जा रहा है कि बैगनी रंग से लाल रंग के तरंगदैर्ध्य की सीमा कितनी होती है। पहला इसमें आपका 4000 से 7900 एंगस्ट्रॉम, देन इसमें आपका लिखा गया 5000 से 10,000 एंगस्ट्रॉम, मैं हिंदी में रेफर कर रहा हूँ, 6000 से 7000 और लास्ट वन नन। तो अगर हम बात करें आपके वॉयलेट कलर की रेंज की तो ये आपके 5000 से कह सकते हैं कि 10,000 के बीच आपका लाइज करता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका अगर हम रियलिटी की बात करें तो आपका कह सकते हैं कि ये आपका 380 नैनोमीटर से लेके आपका 750 नैनोमीटर तक आपका लाइज करता है, जो आपका कह सकते हैं कि वॉयलेट टू रेड आपका बैगनी से लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सीमा आपके नैनोमीटर में है और यहाँ पे आपके एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होते हैं, जी हाँ, आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 56 से अ कॉनकेव मिरर produce 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. The radius of curvature of the mirror is. इसमें बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का जो उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है उसका 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पहला ऑप्शन -50, नेक्स्ट इसमें आपका -30, नेक्स्ट वन -70 और लास्ट वन नन ऑफ दिस, NOT बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका 56 से कह सकते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है। जो जो क्वेश्चन में आपका दिया है गिवन पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें कि कौन से क्वेश्चन की बात करें तो 56 की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट वन दिया गया है कि आपका जो 3 गुना हो जाता है इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इच फ्रंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कह सकते हैं कि आपकी +3 दिया है और u की वैल्यू कह सकते हैं कि -10 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u होता है, तो यहाँ से आपका v बराबर हो जाएगा कह सकते हैं -m इंटू में u हो जाएगा, तो यहाँ से -3 इंटू में -10, ये आपका हो गया, आपका प्लस में 30 आ गया कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका बोला जा रहा है कि आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब r निकालना है तो हम लोगों को f निकालना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका फॉर्मूला होता है कह सकते हैं। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/30 हो गया। मैंने आपका कह सकते हैं कि मैंने निकाला है, यहाँ पे आपका v की वैल्यू 30 हो गया, माइनस में 1/ कह सकते हैं, ये आपका सेंटीमीटर, इसको आप लिख लीजिए, और 10 हो गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 30 हो गया, 1 - 3 हो गया कह सकते हैं, तो -2/30 हो गया, या कह सकते हैं कि -1/15 हो गया, ठीक है, -1/15 हो गया। आपको विजुअल हो पा रहा होगा। f की वैल्यू जो आगे कह सकते हैं कि -15 आ गई, जी हाँ, f की वैल्यू -15 आ गई। देन इसके बाद कह सकते हैं r बराबर आप जानते हैं 2f होता है, 2 गुना होता है इसमें आपका फोकल, तो यहाँ से आपका 2 इंटू में -15 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपका हाँ
ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं कि बी, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, इसमें आपका 57 है, कह सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वॉट, हीट प्रोड्यूस पर आवर विल बी। हीट प्रोड्यूस कह सकते हैं कि पर आवर कितना आपका हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो 57 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 57 को यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं फिर से। तो आपका दिया क्या है, कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट इतना वाट आपको बोला जा रहा है, और आपको हीट कह सकते हैं कि निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर। इसमें आपको क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपकी कह सकते हैं 1500 वॉट दिया हुआ है, तो पी बराबर कह सकते हैं कि 1500 वॉट दिया है, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पी बराबर W/T होता है। तो यहाँ से आपका W निकालना है, कह सकते हो, तो W बराबर P इंटू टी हो गया। P की वैल्यू 1500 है, और ये आपका टाइम कह सकते हैं कि पर आवर की बात की जा रही है, तो आवर में हम लोग सेकेंड में इसको बेसिकली निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका 3600 हो गया। जी हाँ, यहाँ से आपका आ गया 15 इंटू में 36 इंटू में 10 की पावर 4 हो गया, कह सकते हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आ जाएगा आपका 540 इंटू में 10 की पावर कह सकते हैं 4 आ गया, आपका जूल आ गया। और इसको आप अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं P बराबर 5.4 इंटू में 10 की पावर 6 जूल भी आप लिख सकते हैं। P की वैल्यू आपकी 5.4 गुणे 10 की पावर 6 जूल है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट है, इसमें आपको पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन है, इसमें आपका 58 है, कह सकते हैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे जो आपका रफ वर्क कह सकते हैं ज़्यादा हो गया पेपर पे, बच्चे ने कह सकते हैं कि पेपर पे ही डायरेक्टली रफ वर्क कर दिया, ना कि आपका रफ जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे उसने किया है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम को बचाने की कोशिश रही होगी उनकी। तो इसमें आपका 58 है, एन आर्चरी क्लाइम टू द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग एंड एम्स एट a bird atop of tree 17 meter away. The line of the sight from the archery to the bird make an angle 45 degree to the horizontal. What is the height of the tree? इसमें बोला जा रहा है कि एक आपका धनुधैर्य है जो आपका 10 मीटर ऊंची की इमारत पर चढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 17 मीटर दूर स्थित एक पेड़ के ऊपर कह सकते हैं कि चिड़िया आपकी बैठी उस पर निशाना हुआ लगाता है। तो धनुधैर्य से पक्षी की दृष्टि रेखा 36 से 45 का कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। 17, 27, 37, 47 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आपको तुक्का कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं मानना है। जी हाँ, कह सकते हैं कि तुक्का उस केस में सही होता है जिस केस में आपकी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपका क्वेश्चन को सिंपल है तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व भी कर दे। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि 10 मीटर आपका जो है धनुधैर्य जिस पे आपका चढ़ा हुआ, तो ये आपका 10 मीटर हो गया, ये आपका कह सकते हैं कि बेस हो गया, कह सकते हैं। और टोटल कह सकते हैं कि ये आपकी पेड़ की हाइट मैंने h लेट कर ली है, और यहाँ से आपका एंगल बना रहा है, यहाँ पे आपका ये आपका 45 बना रहा है, तो टोटल h हो गया, कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसका बोला है हाइट आपका 10 हो गया, तो टोटल h हो गया, और इसको हम लोग x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला आपका पोर्शन कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका h माइनस एक्स लिख दिया इसको मैंने। देन इसके बाद आपका ये 10 हो गया, ये आपको 45 बना रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1045 लगा दीजिए, और बोला जा रहा है कि 17 मीटर अवे है, तो ये आपका 17 मीटर है, कह सकते हैं। तो ये भी आपका 17 मीटर होगा, क्योंकि कि बेस आपका सेम ही रहता है। तो 10 थीटा हम लोग लगा देते हैं, 10 आपका 45 लगा दिया, डायरेक्टली मैं लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो गया x अपॉन में आपका 17 हो गया, कह सकते हैं। तो x अपॉन में 17 हो गया, यहाँ से आपका x बराबर हो गया आपका 17 मीटर हो गया। जी हाँ, x की वैल्यू कह सकते हैं 17 आ गई, और यहाँ से आपका h माइनस एक्स की जगह आपका 10 दिख रहा है, तो यहाँ से h माइनस एक्स इक्वल टू 10 हो गया, और x की वैल्यू 17 है, तो h माइनस 17 इक्वल टू आपका 10। तो h बराबर कह सकते हैं कि आपका 27 हो गया। जी हाँ, आपका 27 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, कह सकते हैं। 17 प्लस 10 आपका 27 हो जाएगी, ये आपका 27 है। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 27 आपका सेंटीमीटर है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कह सकते हैं बी वाला है आपका करेक्ट है। 27 आपका मीटर जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। 9 है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम collides with a bat with velocity 10 meter per second and returns
with the same velocity within 0.01 सेकेंड द फोर्स एक्ट ऑन बैट इज। इसमें बोला जा रहा है कि एक आपका 250 ग्राम का क्रिकेट का गेंद है जो आपका 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से बल्ले से टकराती है और उसी वेग से आपका कह सकते हैं जो सेकेंड है 0.01 सेकेंड में वापस लौटी है, तो बल्ले पर लगने वाला कह सकते हैं बल कितना होगा। पहला आपका 25 न्यूटन, 50, 250 और आपका 500 न्यूटन इसमें आपको बोला जा रहा है। तो हम लोग पहले गिवन जो दिया है कह सकते हैं क्वेश्चन में, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपका 59 है कह सकते हैं। तो 59 को मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। इसमें आपका दिया गया m बराबर दिया गया है 250 ग्राम दिया गया है। इसको अगर आप केजी में चेंज करेंगे तो 0.25 आपका ग्राम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इसमें आपका बोला जा रहा है कि आपका वेलोसिटी v बराबर आपका कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और आपका t बराबर दिया है 0.1 सेकेंड दिया है और निकालना क्या है, f निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बराबर होता है m इंटू ए, तो हमको a की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी 10 हो गई इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस a इंटू टी की वैल्यू 0.01 हो गया। तो यहाँ से आपका a बराबर हो गया 10 अपॉन में 0.01। ये आपका कह सकते हैं कि इसको आप डिवाइड करते हैं तो या 100 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी कह सकते हैं कि 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देन इसके बाद आपको करना है यहाँ पे f बराबर होता है m इंटू ए, तो m की वैल्यू 0.25 इंटू में 1000 कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 250 न्यूटन आपकी फोर्स आ गई। तो हम लोग देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं 250 न्यूटन आपका करेक्ट है। जी हाँ, 250 आपका कह सकते हैं कि न्यूटन इसमें आपका सही आंसर है कह सकते हैं। मैंने इसमें आपका 60 नंबर द न्यूमेरिकल एपर्चर फॉर अ ह्यूमन आइस इज इन ऑर्डर ऑफ। मनुष्य की आँख की न्यूमेरिकल एपर्चर का मान कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 61 है। इसमें बोला जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम if its length is increased by 10% by scratching them, the new resistance of the wire will be क्या होगा। इसमें एक तार का जो प्रतिरोध है आपका 10 ओम है, खिंचाव के द्वारा उसकी लंबाई जो है आपकी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो गया आपको बताना है। पहला आपका 12, नेक्स्ट वन 1.2, 13 और 11। तो कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो ऐसे भी आपका कट हो गया, कैसे कि आपका खिंचाई होने पे वृद्धि हो रही है तो 10 से ज़्यादा ही होगा। तो ये आपका कह सकते हैं कि कंफर्म है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। 61 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 61 में आप एक फार्मूला जानते होंगे, बहुत ही आपका सिंपल फार्मूला है। R बराबर होता है रो L बाई ए। इसी फार्मूले से हम लोग यूज करके इसको निकालेंगे। इसका आपको बोला जा रहा है कि 10 दिया है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपकी 10 दी है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। लेंथ बोला जा रहा है कि लेंथ आपकी जो होती है इंक्रीज की जा रही है आपकी 10%, ठीक है। इसका आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है भाई स्क्रैचिंग। स्क्रैच करने पे तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी। न्यू लेंथ की अगर हम बात करें तो आपका L प्लस 10/100 L हो जाएगा या 1.1 L हो जाएगा। जी हाँ, 1.1 L हो जाएगा। और अगर हम बात करें आपकी वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम आपका रिमेन सेम रहेगा। मैं इसको आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और एरिया की अगर हम बात करें तो आपका नया एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसी से कह सकते हैं कि हम लोग न्यू एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका AL अपॉन में कह सकते हैं 1.1 L हो जाएगा। L से L कैंसिल हो गया तो A बाई 1.1 आपका न्यू एरिया हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को देखते हैं तो न्यू आपके रेजिस्टेंस R में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा रो, ठीक है। रो इंटू में L की वैल्यू 1.1 L की वैल्यू A बाई कह सकते हैं कि 1.1 हो गया। तो ये हो गया आपको 1.1 इंटू 1.1 हो जाएगा 121 आपका हो जाएगा। और रो L अपॉन में कह सकते हैं A हो जाएगा, ये आपको पुराना था तो यहाँ पे आपका 1.12 आपका R बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपको पुराना रेजिस्टेंस अब आपका 10 था और आपका 1.21 इसमें आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1.21 इंटू में 10 हो गया, ये आपका 12.1 ओम आपका
न्यू आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा विथ इंक्रीमेंट के साथ। तो कह सकते हैं कि 12 ओम आपको पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 62 है। इसमें बोला जा रहा है कि ए फिर ब्लैंक लिखा है मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाए ऐसा दर्पण कौन सा है? तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण होता है जो आपका कह सकते हैं कि छोटा और आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो आपको वर्चुअल इमेज होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 63 कह सकते हैं ह्यूमन आई हैज ए फिर ब्लैंक लेंस। कौन सा जो होता है आपका मानव नेत्र में लेंस होता है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 65 है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है कह सकते हैं तो ये आपका कैंडिला होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। जो आपके 7 कह सकते हैं टोटल आपके फंडामेंटल यूनिट्स है उसी में से आपका एक होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फंडामेंटल्स यूनिट के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि वीडियोस बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में तो इसको आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट इसमें आपका 65 पे कह सकते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं तो डेंसिटी हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 66 से लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। लाइट आपका जो होता है प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? फर्स्ट वन वाटर, डायमंड, एयर और ग्लास। तो कह सकते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम साउंड की बात करें तो आपका डायमंड में सबसे ज़्यादा होगा या ग्लास में होगा। उसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि मैंने बताया हुआ चीज़ों को तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 67 है द इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा? तो हमेशा आपका कह सकते हैं कि आभासी होगा, वर्चुअल इमेज आपका बनेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका 68 है। इसमें बोला जा रहा है कि द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज। परावर्तन पृष्ठ के लंब पर की रेखा होती है। पहला इसमें आपका लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें आपका लाइन ऑफ इंसिडेंस। थर्ड वन नॉर्मल और लास्ट वन कह सकते हैं कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह सकते हैं कि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपके नॉर्मल होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ, बायोलॉजी ग्रुप में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपीयरेंट सनसेट। कह सकते हैं कि जो आपकी सनसेट होती है वह हम लोगों को आभासी और वास्तविक में कह सकते हैं कि अंतर नहीं समझ पाता है। जैसे कि आपका सनसेट होता है तो हम लोगों को प्रतीत होता है कि आपका सनसेट हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कह सकते हैं कि आपका थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस रहता है। तो आपका टाइम लिमिट क्या है कह सकते हैं वो आपका 2 मिनट्स रहता है। 2 मिनट्स पहले कह सकते हैं कि हम लोगों को आपको लेट में कह सकते हैं कि सनराइज दिखता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप का जो होता है वो आपका रिफ्रैक्शन के कारण होता है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 70। इसमें बोला जा रहा है कि द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू। इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से बहने वाली नेट आवेश कितनी होगी? तो कह सकते हैं Q/T बोला जा रहा है। आई बराबर आप जानते हैं Q/T होता है तो आपका एम्पियर हो गया। एम्पियर जो होता है करंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट इसमें आपका 71 है यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस मात्रकहीन। यह भी क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें आपका इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन रन। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखा दौड़ती है। आपका कह सकते हैं कि इधर आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आपका दौड़ती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 73 है। कह सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट द डिस्कवरी ऑफ। फर्स्ट वन इसमें आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन इसमें आपका प्रोटॉन।
थर्ड वन इसमें आपका एटॉमिक नंबर और लास्ट वन कह सकते हैं न्यूक्लियस इन द एटम। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा आविष्कृत हुआ। क्या आविष्कृत हुआ? तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका बीच में रहता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें आपके रहते हैं। तो न्यूक्लियस इन द एटम ये आपका कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट इसमें आपका द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल्स, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर, और लास्ट वन इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इसमें बोला जा रहा है कि स्मॉल जी की वैल्यू आपकी चेंज होती है, कैसे कैसे होती है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान होती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका ध्रुव पर सबसे कम होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी मैक्सिमम होती है कह सकते हैं वो आपकी पोल्स पे होती है, और मिनिमम होता है कह सकते हैं वो आपका इक्वेटर पे होती है। तो लिस्ट ऑन इक्वेटर भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 75 है, जो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जी हाँ, अल्टरनेटिव करंट पावर सप्लाई इन आवर कंट्री। तो इसके आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और विदेशों में जो होती है आपके 60 हर्ट्ज से आपके इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी आपके घरेलू उपकरण होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं 60 हर्ट्ज पे। कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लीजिए, उस पर आपके कह सकते हैं कि लिखा रहता है कि आपका कितने हर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। बेसिकली आपका 50 to 60 हर्ट्ज लिखा रहता है, लेकिन हम लोग इंडिया की बात करें तो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। अगर विदेशों की बात करें तो 60 हर्ट्ज पे आपका रन करती है, और फ्रिक्वेंसी अगर डीसी पावर की बोला जाए तो आपकी 0 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 76 से हिंदी से आपका क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म आपका काशी में हुआ था। अगर आप कह सकते हैं कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं, या कह सकते हैं कि मेरे से कांटेक्ट करने के बाद उसकी आप जानकारी पा सकते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपको फुल सपोर्ट दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इसमें आपका 77 है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के कवि हैं? कह सकते हैं कि छायावाद के कवि कौन है? पहला इसमें आपका सुमित्रानंद पंत, नेक्स्ट इसमें आपका नागार्जुन, सूर्यदास, आपका मंगलेश डबराल। तो कह सकते हैं कि छायावाद की कवि की बात की जा रही है तो आपके सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद है, ये सारे आपके छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके 78 है, तीन बैर खाती थी में अलंकार है। तो आपका कह सकते हैं कि रिपीट कर रहा है तो आपका यमक अलंकार है। अलंकार के रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसमें आपका 79 है, कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है काम बिगाड़ना, अनुभवहीन होना, हिम्मत हारना, कठिन काम करना। तो कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब आपका घड़ा कह सकते हैं कि फूट जाएगा, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनुभवहीनता होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के आपके 3, 4, 5, 6, तो स्वर संधि के आपके टोटल आपके 5 प्रकार होते हैं। इसमें आपका विभत्स रस का स्थायी भाव है। पहला है इसमें आपका जुगुस्सा, नेक्स्ट वन है इसमें आपका विस्मय, नेक्स्ट वन है इसमें आपका निर्वेद, और लास्ट वन इसमें आपका रीति। तो कह सकते हैं कि आपका विभत्स रस का जो स्थायी भाव है कह सकते हैं वो आपका जुगुस्सा है कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका मनोहर शब्द का संधि क्या है? तो मनोहर शब्द में जो आपका संधि है वो आपका विसर्ग संधि है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपका रिपीट किया गया। इसमें आपका मन प्लस हर आपका इसका संधि विच्छेद होगा। मनहर होता है कह सकते हैं जो आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट इसमें आपका 83 चीतल का तद्भव है चीता, चीता, चील, चीलर। तो जो आपका चीता का तद्भव है वो आपका चिलर है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 84 काव्य रसायन ग्रंथ के रचयिता हैं। पहला इसमें आपका बिहारी, नेक्स्ट वन तुलसीदास, थर्ड वन इसमें आपका घनानंद, और लास्ट वन इसमें आपका देव। तो काव्य रसायन ग्रंथ के रचयिता कह सकते हैं वो आपके देव हैं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इसमें आपका 85 हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? पहला इसमें आपका मुंबई, बनारस,
जयपुर और आपका इलाहाबाद। तो कह सकते हैं कि इन सेंटेंस एग्जाम में आपके बनारस से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपी से रिलेटेड, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कि आपका नाम ही है हम लोगों की यूनिवर्सिटी का, कह सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी का आप पेपर दे रहे हैं वो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू है, ये कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका नाम है जिसके द्वारा पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का आपका पेपर बेचू के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 86 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह सकते हैं रेड लेटर डे मीन्स, रेड लेटर डे आपका उसका मतलब क्या होता है, इसका आपका ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट था। रेड लेटर डे अ डेंजरस डे, नेक्स्ट वन इसमें आपका रोजी डे, थर्ड वन इसमें आपका एन इम्पॉर्टेंट डे और लास्ट वन इसमें आपका अ ब्लडी डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है कि एन इम्पॉर्टेंट डे। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 करेक्ट है। इसमें आपका 87 द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक, डक का आपका मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगा। फर्स्ट वन इसमें आपका ड्रोन, नेक्स्ट वन इसमें आपका जेंडर और थर्ड वन इसमें आपका गोसी और लास्ट वन इसमें आपका ड्रेक का। तो जो आपका मैस्कुलिन फॉर्म होगा डक का वो आपका ड्रैक होगा, ड्रेक DRAKE। अगर हम इसकी बेबी की बात करें तो उसको आपका डकलिंग बोला जाता है, ये भी आपको पूछा ही गया। फीमेल की बात करें तो हेन है, हम लोग ड्रैग भी बोलते हैं उसको। और ग्रुप की बात करें तो उसको हम लोग रैप्ट बोलते हैं, रैप्ट RAFT। या कह सकते टीम की बात करें तो उसको हम लोग पैडलिंग भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 88 है चूज द मिस स्पेल वर्ड, इसमें आपका कौन सा मिस स्पेल वर्ड है जो आपका गलत लिखा गया है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन होता है, उसकी स्पेलिंग होती है EXCLAMATION, लेकिन यहाँ पे आई ज़्यादा था तो ये आपका इनकरेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C करेक्ट है। इसका मतलब होता है विस्मय आदि बोधक आपके सेंटेंस का पार्ट होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट वन इज आपका 89 हु रोट द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल जो है उपन्यास वह किसने लिखा। पहला इसमें आपका खुशवंत सिंह, नेक्स्ट इसमें आपका अमित घोष, थर्ड वन इसमें आपका इंदिरा गांधी और लास्ट इसमें आपका जाकिर हुसैन। तो कह सकते हैं कि इसमें आपका ट्रेन टू पाकिस्तान कह सकते हैं वह आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करें कि आपका कब पब्लिश हुआ था तो 1956 में इसको पब्लिश किया गया था और पार्टीशन जब हुआ था आपका इंडिया का तो उसी समय कह सकते हैं कि अगस्त में 1947 में इसकी कह सकते हैं कि लिखने को स्टार्टिंग किया गया था उसी समय। नेक्स्ट इसमें आपका 90 नंबर इफ़ माई डॉटर, फिर ब्लैंक कर दिया है हर आई वुड बी वेरी हैप्पी। फर्स्ट वन इसमें आपका वर, नेक्स्ट इसमें आपका इज वॉज और लास्ट वन इसमें आपका आर। तो इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ माई डॉटर वॉज हियर आई वुड बी वेरी हैप्पी। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी वाला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 91 विच वर्ड टेक्स द सफिक्स सम, सम आपका सफिक्स कौन सा देगा। फर्स्ट वन इसमें आपका वंडर, नेक्स्ट इसमें आपका वर्क, थर्ड वन इसमें आपका होल और लास्ट वन है आपका HOLE। तो कह सकते हैं कि होलसम होता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। होलसम आपका सफिक्स बन जा रहा है, जो आपका सम लास्ट में आ रहा है उसको सफिक्स बोलते हैं, जो पहले आता है उसको आप प्रेफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 92 द स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न्स विद इन लैंग्वेज इज कॉल्ड, बोला जा रहा है वोवेल्स। नेक्स्ट इसमें आपका कंसोनेंट, थर्ड वन है इसमें आपका फिजियोलॉजी और लास्ट वन है इसमें आपका फोनोलॉजी। तो जो हम लोग स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न को हम लोग करते हैं विद इन लैंग्वेज उसको हम लोग बोलते हैं फोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका पैसिव वॉइस से, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोस्ट द लेटर क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका पहला लेट बी पोस्टेड द लेटर, नेक्स्ट इसमें आपका लेटर शुड बी पोस्टेड और थर्ड वन है लेटर मस्ट बी पोस्टेड और लास्ट वन है लेट द लेटर बी पोस्टेड। तो ऐसे आपके सेंटेंस के लिए लेट का यूज करते हैं, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। थर्ड वन इसमें आपका चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, आपको सर्वेलेंस का करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। उसकी स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो SURVEILL
ANCE होता है, सर्वेलेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वाला है ये आपका करेक्ट है। कह सकते हैं सर्वेलेंस का मतलब होता है कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन जो होते हैं सर्वेलेंस पे डाले जाते हैं, जिसकी हम लोग कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग करते हैं, उसी को कह सकते हैं कि हम लोग आपका सर्वेलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 95 पे, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, देयर इज नो डाउट that one has to keep, फिर blank कर दिया with the changing time। फर्स्ट वन इसमें आपका pace, नेक्स्ट वन इसमें आपका himself, थर्ड वन इसमें आपका aside और लास्ट वन इसमें आपका oneself। तो there is no doubt that one has to keep himself within the changing time। ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 96 से जो आपके कह सकते हैं कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली 2015 के पेपर को हम लोग सॉल्व करें, मैं याद दिला दे रहा हूँ आपको। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपनीज विच वन हैज बीन इंक्लूडेड इन नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014, निम्नलिखित कंपनियों में से किसे जुलाई 2014 में भारत की नवरत्न कंपनियों में श्रेणी किया गया, मतलब उसको आपको अपने नवरत्न कंपनियों में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो आपका कौन सा कंपनी था, भेल, गेल, सेल, NBCC। तो जो आपका कंपनी 2014 में जुलाई में सम्मिलित किया गया वो आपका NBCC है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें 2020 की कि 2020 से टोटल कितनी आपकी महारत्न कंपनियां हैं, तो आपकी टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 आपकी नवरत्न कंपनियां हैं और 73 आपकी मिनी रत्न कंपनियां अंडर में आती हैं। आपके कह सकते हैं कि PSU लेवल की कंपनियां हैं, जो आपकी टॉप लेवल की कंपनियां कह सकते हैं। 97 अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 97 विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट एरोप्लेन एबल टू फ्लाई विदाउट फ्यूल, विदाउट कह सकते हैं बिना ईंधन के कौन सा हवाई जहाज है, उसका नाम बताए जो आपका सबसे पहले कह सकते हैं विश्व में आया। फर्स्ट वन इसमें आपका सोलर इम्पल्स 2, नेक्स्ट वन इसमें आपका सोलर इमेज 2, नेक्स्ट इसमें आपका सोलर इम्पैक्ट 2 और लास्ट वन इसमें आपका सोलर विंडो 2। तो अगर हम बात करें विश्व के पहले हवाई जहाज का जो बिना ईंधन का उड़ता है तो आपका सोलर इम्पल्स 2 है। ऑप्शन नंबर आपका कह सकते हैं कि सेकेंड वाला करेक्ट है। और साथ ही साथ बता दें कि जो आपके MIT कॉलेज के इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी कह सकते हैं कि आपका एरोप्लेन बनाया जो आपके विदाउट फ्यूल से आपका चलता है। नेक्स्ट इसमें आपका 98 है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, पहला इसमें आपका चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको पत्र लिख के अपना पत्र त्याग कर सकता है, तो आपको प्रेसिडेंट को उसको पत्र लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 99 है, कह सकते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इंटाइल्ड लखनऊ बॉय, फर्स्ट वन इसमें आपका प्रीतीश नंदी, नेक्स्ट वन इसमें आपका नरेंद्र मोहन, थर्ड वन इसमें आपका आलोक मेहता और लास्ट वन इसमें आपका विनोद मेहता। तो कह सकते हैं कि आपके जो जर्नलिस्ट थे कह सकते हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि लखनऊ बॉय शीर्षक आपका अपनी आत्मकथा लिखी है, तो आपका विनोद मेहता जी हैं। जी हाँ, विनोद मेहता हैं जो आपके 2011 में बेसिकली यह बुक आपकी पब्लिश हुई थी। इसमें आपका 100 और लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट्स आर अरेंज्ड एस, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कह सकते हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम बताएं। तो सबसे पहले की बात करें तो आपके यूपी आता है। जी हाँ, सबसे आपका पॉपुलेटेड स्टेट्स आपके इंडिया में यूपी आता है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट वन बिहार। तो जो आपका कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है चैनल के रिकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं कि कमेंट में बता सकते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम नोट्स या कह सकते हैं कि प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।